हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक में दोस्तों मैं आपको ऑर्बिट के बारे में बताऊंगा, कक्ष के बारे में। कक्ष के बाद दोस्तों सब सेल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे है दोस्तों सब सेल के बारे में बताऊंगा। फिर एटम का डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में कक्ष बोलते हैं और इसका एक और नाम होता है, इसे हम सब सेल बोलते हैं। सेल बोलते हैं दोस्तों, सब सेल नहीं, सेल बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल को हिंदी में कोश कहते हैं। तो आज से क्वेश्चन यही आएगा, कक्ष या कोश, तो दोनों में आपको एक ही आंसर देना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कक्ष क्या होता है, कोश क्या होता है। दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस पथ में नाभिक का चक्कर लगाता है उस पथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं या कोश कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोर का मॉडल पढ़ाया था, याद कीजिए। बोर ने क्या बताया था, बोर ने बताया था कि परमाणु गोलाकार होता है और इस पथ पे और इसी गोलाकार पथ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इस पथ को उन्होंने क्या नाम दिया था, कक्ष का नाम दिया था, ऑर्बिट का नाम दिया था। तो दोस्तों कक्ष कुछ नहीं है, ऑर्बिट कुछ नहीं है, वैसा भाग, वैसा रास्ता, वैसा पथ जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर न्यूक्लियस के, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये पथ जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियस से दूर जाने पर इनका एनर्जी जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये हमारा पहला कक्ष हो गया। न्यूक्लियस से जैसे दूर जाएंगे ये दूसरा कक्ष आ जाएगा। न्यूक्लियस से और थोड़ा दूर जाएंगे ये तीसरा कक्ष आ जाएगा। न्यूक्लियस से और थोड़ा दूर जाएंगे ये चौथा कक्ष आ जाएगा। न्यूक्लियस से और थोड़ा दूर जाएंगे तो ये पांचवा कक्ष आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही कक्ष क्या होगा, बढ़ते रहेगा। हम नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कक्ष क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेगा। और नील्स बोर ने इन कक्ष को अलग अलग नाम दिया और इनका एनर्जी लेवल भी क्या बोला था कि अलग अलग होगा। पहले कक्ष का नाम के दिया, दूसरे का नाम एल दिया, तीसरे कक्ष का नाम एम दिया, चौथे का नाम एन दिया और पांचवे का नाम क्या दिया, ओ दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा दोस्तों। और उन्होंने यह भी बताया था कि एक कक्ष में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। तो चलिए दोस्तों मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये विभिन्न क्या है, ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया परमाणु का। नाभिक से जैसे ही हम सीधे जाएंगे, नाभिक से जैसे ही हम सीधे जाएंगे, ये हमारा पहला ऑर्बिट होगा जिसे हम के नाम देंगे, ठीक है। नाभिक से जैसे ही थोड़ा और दूर जाएंगे तो हमारा दूसरा ऑर्बिट मिलेगा जिसे हम एल नाम देंगे। नाभिक से जैसे ही और आगे जाएंगे हमें तीसरा ऑर्बिट मिलेगा जिसे हम एम नाम देंगे। और नाभिक से जैसे ही थोड़ा और आगे जाएंगे हमें एन नाम का ऑर्बिट यानी चौथा ऑर्बिट मिलेगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किधर रहते हैं। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों ये इसी पाथ पे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इन पाथ पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यू चक्कर लगाते रहता है, कंटिन्यू। इस पाथ पे भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसका फॉर्मूला है
2n²। 2n² क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कक्ष में। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? वो होता है 2n²। n क्या है? n जो है कक्षों की संख्या है। क्या है? कक्षों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, n क्या है? कक्षों की संख्या है। जैसे आपसे पूछेगा के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना होगा, एम में कितना होगा, एन में कितना होगा, ओ में कितना होगा। तो दोस्तों के लिए ये नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना होगा? एक होगा। एन का वैल्यू एक होगा क्योंकि के क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है। एल क्या है? सेकेंड ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू 2 होगा। एम क्या है? थर्ड ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू 3 होगा। एन क्या है? फोर्थ ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू 4 होगा। ओ क्या है? पांचवा ऑर्बिट है, तो एन का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है दोस्तों। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2n² फॉर्मूला में 2 × 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 बराबर 2। यानी के सेल में, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह एल सेल में 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। उसी तरह n बराबर 3 यानी थर्ड कक्ष में 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 2 × 9 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह चौथे ऑर्बिट में, चौथे कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 ये 32 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह फिफ्थ ऑर्बिट में 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 × 25 हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप बता सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में हम आपको बताते हैं। ये डायग्राम मैंने बना दिया था दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्बिट के क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है और इसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। उसी तरह एल ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन बराबर यहाँ पे 2 लेंगे और 2n² में पुट करेंगे। उसी तरह हम बात करेंगे एम में, तो एम में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n बराबर 3 पुट करेंगे। n में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 32। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n बराबर 4 और ये चौथा ऑर्बिट होगा। किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम? 2n²। तो दोस्तों अब आप बता सकते हो ऑर्बिट के बारे में पूरे डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे किस ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा। तो दोस्तों जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उसका ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी के ऑर्बिट का एनर्जी, यहाँ पे हम एनर्जी लेवल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एनर्जी लेवल देखेंगे, ऊर्जा एनर्जी लेवल देखेंगे, एनर्जी ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे कम होगा के का। के, एल, फिर एम, एम का एन से, एन का ओ से, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएगा। यानी नाभिक से जितना दूर जाएंगे, नाभिक से जितना दूर जाएंगे ऑर्बिट का एनर्जी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। नाभिक से जितना दूर जाएंगे ऊर्जा उतना बढ़ेगी। ऊर्जा ब्रैकेट में लिख देंगे कक्ष की। ठीक है, बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एन ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा कि एन ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा।
तो दोस्तों न्यूक्लियस से नजदीक कौन है? ये न्यूक्लियस से m यहाँ पे है, और न्यूक्लियस से चलोगे तो आपको n जो है यहाँ पे कहीं मिलेगा। न्यूक्लियस से n यहाँ पे है और n यहाँ पे है, तो कौन दूर है? तो दोस्तों n ज्यादा दूर है, इसलिए n का एनर्जी ज्यादा होगा m की अपेक्षा। ठीक है, आप समझ गए होंगे एनर्जी आप कैसे निकालोगे ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन के कितना रहेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों सब ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में? सब ऑर्बिट के बारे में हम बात करेंगे। सब ऑर्बिट को हम सब सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब सेल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? हिंदी में इन्हें उपकक्षा, उपकक्षा या उपकोष कहा जाता है। उपकक्षा या उपकोष कहा जाता है। ठीक है, दोस्तों प्रत्येक कक्ष के अंदर उपकक्ष होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर क्या होते हैं? उपकक्ष होते हैं। कहने का मतलब है कि जो सेल होगा, जो ऑर्बिट होगा, जो कक्ष होगा, उसके अंदर क्या होगा? उपकक्ष होते हैं। ठीक है, और एक बात नोट करके लिखोगे आप, उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन, इसे लिख रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्या लिखा मैंने दोस्तों? मैंने लिखा कि उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना कक्ष में नहीं होती है। कक्ष के अंदर एक भाग होता है जिसे हम उपकक्ष कहते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों उपकक्ष कितने होते हैं। अब देखिए दोस्तों 4 प्रकार के उपकक्ष होते हैं। 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार उपकक्ष होते हैं। इनका आकार अलग अलग होता है। इनका आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। आकार अलग अलग होता है। ठीक है, उपकक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, और इनका आकार क्या होता है, शेप क्या होता है, अलग अलग होता है। दोस्तों जो 4 प्रकार है उपकक्ष का, एक होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी, और चौथा होता है एफ। एस पी डी एफ, ये होते हैं उपकक्ष। उपकक्ष कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एस उपकक्ष, पी उपकक्ष, डी उपकक्ष, एफ उपकक्ष। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हर कक्ष में ये उपकक्ष पाए जाते हैं? मैंने क्या बोला था? हर कक्ष में उपकक्ष पाए जाते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर कक्ष में ये चारों उपकक्ष पाए जाएंगे? तो आंसर है नहीं। हर कक्ष में ये चारों उपकक्ष नहीं पाए जाते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ये हो गया हमारा फर्स्ट कक्ष, ये हो गया हमारा फर्स्ट कक्ष, ये हो गया हमारा सेकंड कक्ष, ये हो गया हमारा थर्ड कक्ष, और ये हो गया हमारा फोर्थ कक्ष। ठीक है, तो दोस्तों जितना नंबर ऑफ कक्ष रहेगा उतना ही उसमें उपकक्ष पाए जाएंगे।
ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, जितना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जितना जितना नंबर कक्ष होगा उसमें उतना ही उपकक्ष होंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक नंबर कक्ष है के है, तो के क्या है, एक नंबर का कक्ष है, तो इसमें एक ही उपकक्ष पाया जाएगा, केवल एस। उसी तरह एल है, तो इसमें एस और पी पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर का कक्ष है। उसी तरह एन है, ये 3 नंबर का कक्ष है, तो इसमें एस पी डी 3 उपकक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ओ के एल एन, एन 4 नंबर का उपकक्ष है, तो इसमें 4 नंबर का कक्ष है, तो इसमें चारों उपकक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वो कौन सा कक्ष है, वो कौन सा कक्ष है जिसमें चारों उपकक्ष पाए जाते हैं, तो वो है एन। वो कौन सा कक्ष है, एन कक्ष है, चौथा कक्ष है जिसमें चारों उपकक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों ओ कक्ष में कितने पाए जाएंगे, तो ओ जो है 5 नंबर का उपकक्ष है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम कितने उपकक्ष हैं, वो जो है 5वां ऑर्बिट है, n बराबर 5 होगा ओ के लिए, लेकिन यहाँ पे उपकक्ष 4 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास उपकक्ष तो 4 ही होते हैं, 4 प्रकार का होता है। तो दोस्तों 4 के बाद, 4 कक्ष के बाद, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, चौथे कक्ष के बाद, चौथे कक्ष के बाद सभी कक्ष में 4 उपकक्ष ही पाए जाते हैं। ठीक है, चौथे कक्ष के बाद जितना भी कक्ष आएगा, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 20 नंबर हो, 50 नंबर हो, सब उपकक्ष कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, एस पी डी एफ, इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज किए थे समरफील्ड। इनकी खोज किसने किया था, समरफील्ड ने किया था। इनकी खोज किसने किया था दोस्तों, समरफील्ड ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां पे था हमारा, ये है फर्स्ट के सेल, ये एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो के सेल में कितना होगा, केवल और केवल एक होगा, एस होगा। केवल और केवल कितना सब सेल होगा, कितना उपकक्ष होगा, एस होगा। एल में क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा। डी में, एम में क्या होगा, एस होगा, पी होगा और डी होगा। और एफ में क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इन सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो दोस्तों के जो है केवल और केवल एस जो है केवल और केवल के में पाया जाता है, और के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। तो एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। दूसरा सेल जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को हम एस और पी में बांटेंगे। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, एस में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और बचा कितना, 6। तो पी में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह एन सेल में, एन कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² वाले फॉर्मूला से। तो यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 2 8, बचा कितना, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एस पी डी एफ। तो दोस्तों एस में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हो गया 6 इलेक्ट्रॉन,
डी में हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एस सब सेल पूरा भर गया, पी भी भर गया, डी भी भर गया, और एन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 32, तो एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों आपको मैंने बहुत ही सिंपल वे में याद करा दिया, एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एक याद करने का कंसेप्ट ये भी है, एक याद करने का कंसेप्ट ये भी है आपको, क्या है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये याद है, 4 इसमें ऐड करोगे तो पी का निकल जाएगा, फिर 4 इसमें ऐड करोगे तो डी का, और फिर 4 इसमें ऐड करोगे तो एफ का निकल जाएगा। यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होगा, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इससे ज्यादा नहीं होंगे ऑर्बिट में। तो दोस्तों अगर आपसे सबसेल में या सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे? बता दोगे, ठीक है। अब हम दोस्तों इनके शेप के बारे में चर्चा करते हैं। ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया। अब हम बात करेंगे इनके शेप के बारे में, आकार, इनका आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन यहाँ पे एक बार और बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन, आकार और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ तो अब देखिए आकार, और यहां पे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इसका सेल का आकार कैसा होता है। इस सब सेल जो है, इस कक्ष उपकक्ष जो है, इसका शेप जो है कैसा होता है दोस्तों? गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, गोलाकार शेप का होता है, गोलाकार शेप का होता है। कैसा होता है? गोलाकार शेप का होता है, ऐसा, ऐसा शेप होता है इसका। इसका शेप कैसा होता है? गोलाकार शेप का होता है, ठीक है दोस्तों। पी का शेप जो होता है ये डमरू के शेप का होता है। कैसा होता है दोस्तों? डमरू के शेप का होता है, डंबल शेप होता है। डंबल शेप बोले तो ऐसा होता है दोस्तों। डंबल शेप बोले तो दोस्तों ऐसे, ऐसे होता है, ठीक है। डी का शेप कैसा होता है? डबल डंबल होता है दोस्तों, डबल डमरू आकार का होता है, डबल डमरू के आकार का होता है, ऐसे। ये एक डमरू हो गया, ये दूसरा डमरू हो गया, ठीक है। उसी तरह एफ का बात करें तो एफ जो है दोस्तों ये 5 भुजा वाला डमरू होता है। कैसा होता है? 5 भुजा वाला डमरू, 3D शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है? 3D शेप। तो यहां तक कोई दिक्कत है? आपको शेप के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां तक बात है, एस में 2,
पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कक्षक। कक्षक की बात करते हैं। कक्षक को क्या बोलते हैं? कक्षक को हिंदी इंग्लिश में ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सेल होते हैं, कक्ष हो गया। कक्ष के अंदर क्या पाया जाता है? उपकक्ष पाए जाते हैं। उपकक्ष के अंदर क्या पाए जाते हैं? उपकक्ष के अंदर पाए जाते हैं कक्षक। उपकक्ष के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। कक्ष के अंदर उपकक्ष, उपकक्ष के अंदर क्या पाए जाते हैं? कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों कक्षक के कक्षक उपकक्ष से ज्यादा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है, मैक्सिमम संभावना जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाने का, वो कहाँ होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे कम होगा सेल में, सेल के बाद सब सेल में, और सब सेल के बाद ऑर्बिटल में। यानी सेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। यानी सबसे ज्यादा कहां होगा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना? कक्षक में, ऑर्बिटल्स में। इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये कक्षक जो है, ये कक्षक जो है उपकक्ष में कितने होते हैं? तो दोस्तों एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में ये एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हम बात करते हैं एस में कितने पाए जाएंगे, पी में कितने पाए जाएंगे, डी में होगा कितना और एफ में कितना होगा। तो दोस्तों एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। पी में कितना होता है? 6 होता है। डी में कितना होता है? 10 होता है। एफ में कितना होता है? 14 होता है। तो दोस्तों एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस मतलब क्या हुआ इसका कि एस में केवल और केवल एक कक्षक होगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2-2 करके कितने कक्षक होंगे? 3 कक्षक होंगे। तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी पी में एस में कितने कक्षक? 1 कक्षक। पी में कितने कक्षक? 3 कक्षक। डी में कितने कक्षक होंगे? तो दोस्तों डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और 10 को 2-2 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप में बांटना है, यानी 5 कक्षक होगा। क्योंकि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 5, और फिर ये 2 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो गया। उसी तरह एफ में दोस्तों 7 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है दोस्तों, ये सातों के सातों होगा। तो सबसे ज्यादा कक्षक कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा कक्षक एफ कक्ष में पाए जाते हैं, एफ उपकक्ष में पाए जाते हैं, या एफ उपकोष में सबसे ज्यादा कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप हमें। ठीक है,
यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों। हम्म, अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको सारा का सारा डाउट जो है वो मैं क्लियर करता हूं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिट है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है के, ये एल है, ये एम है और ये एन है। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए। फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं सेल के बारे में। ये सेल हो गया, के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया, ठीक है। अब के में कितने सब सेल होंगे, तो के में एक सब सेल होगा एस। एल में कितना होगा, एस और पी दोनों होगा। एम में कितना होगा, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। और एन में कितना होगा, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एस भी होगा। चारों सबसेल पाए जाएंगे चौथे में, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऑर्बिटल्स कैसे बताएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, के में एक ही सबसेल पाया जाता है, केवल एस, इसलिए यहाँ पे एक ऑर्बिटल पाया जाएगा, एक, ठीक है। चूंकि एल में एस और पी दोनों पाया जा रहा है, एस भी पाया जा रहा है, पी भी पाया जा रहा है, तो एस के लिए एक ऑर्बिटल और पी में कितने ऑर्बिटल, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। उसी तरह एम में एस भी पाया जाएगा, पी भी पाया जाएगा और डी भी पाया जाएगा। तो एस के लिए एक ऑर्बिटल, पी के लिए 3 और डी के लिए 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम एन की बात करें तो एन में कितने ऑर्बिटल होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। तो एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए कितना होगा, 7। एफ के लिए 7। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि के सेल में कितने ऑर्बिटल हुए हैं, तो के सेल में केवल एक ऑर्बिटल हुआ। काउंट कीजिए, के में एक ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ, के में एक ऑर्बिटल। एल सेल में कितने ऑर्बिटल हुए, तो एल सेल में 1 और 3, टोटल 4 ऑर्बिटल। एम सेल में कितने ऑर्बिटल हुए, तो एम सेल में 3, 1, 4 और 5, 9 ऑर्बिटल हुए। और एन सेल में कितने ऑर्बिटल हुए दोस्तों, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16 ऑर्बिटल हुए। एन सेल में कितने ऑर्बिटल हुए, 16 ऑर्बिटल हुए। तो दोस्तों, यहां से एक क्या फॉर्मूला निकला, ये देखिए आप। के में कितने ऑर्बिटल आए थे, एक ऑर्बिटल। एल में कितना आया था, 4 ऑर्बिटल। एम में कितना आया था, 9। ओ के एल एम, एन में कितना आया था, एन में कितना आया था, 16 ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, फॉर्मूला एक आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, कक्षकों की संख्या कैसे निकालोगे आप, एन स्क्वायर के माध्यम से। एन क्या है, एन जो है कक्ष की संख्या है, कक्ष की संख्या है। एन क्या है, कक्ष की संख्या है। कैसे, आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि फर्स्ट कक्ष में कितने ऑर्बिट हो और कक्षक होंगे, ऑर्बिटल होंगे, तो एन का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1। आपसे पूछेगा चौथे कक्ष में कितने कक्षक होंगे, तो एन बराबर 4, यानी डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करोगे, 16 कक्षक होंगे। एन बराबर कितने कक्षक होंगे, 16 कक्षक होंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? कोई एटम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, 20, 15, 30। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंपल यही मतलब होता है। तो उस इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किसी एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यक्त करना है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के का, के की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के का बात कर रहे हैं। इसमें एक सब सेल होता है केवल और केवल एस, तो 1s लिखेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह एल का बात करेंगे दोस्तों, तो एल में एस भी होता है और पी भी होता है। तो चूंकि एस जो है, एस सब सेल जो है वो किसका है? एल का है, इसलिए यहाँ पे 2s लिख देंगे और यहाँ पे एक और होता है 2p। उसी तरह दोस्तों एन में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है, आपको पता है। लेकिन एन क्या है? थर्ड ऑर्बिट है। के क्या था? फर्स्ट ऑर्बिट था। एल सेकेंड ऑर्बिट था। एन क्या है? थर्ड कक्ष है। तो एस किसका? 3s, मतलब थर्ड ऑर्बिट का एस उपकक्ष, थर्ड ऑर्बिट का पी उपकक्ष और थर्ड ऑर्बिट का डी उपकक्ष, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है। एस में यहाँ पे 2, पी में 6। उसी तरह एस में यहाँ पे 2, पी में 6, डी में 10। अब हम बात करते हैं दोस्तों एन ऑर्बिट की। तो एन ऑर्बिट में क्या होगा? एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। लिख दिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में 2 होता है, पी में 6 होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सजाने का सही तरीका। एटम के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को सजाने का सही तरीका ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें के की, तो के लिए एन का वैल्यू 1 होता है और इसमें एक सब सेल होता है एस। यहां तक दिक्कत है? एस हम लिख दिया। ये एस सब सेल किसका है? के का है, इसलिए यहाँ पे 1s लिख देंगे। के एस नहीं लिख सकते हैं, हम 1s लिखते हैं। 1 का मतलब क्या है? ये फर्स्ट ऑर्बिट का एस सब सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होता है? 2, तो ऐसे लिख देंगे। उसी तरह एल है, एल में एन बराबर 2 होता है और इसमें सब सेल कौन कौन होते हैं? एस और पी। तो चूंकि दोस्तों यहाँ पे एस एस ऐसे ही लिख देंगे तो ये एस और ये समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्बिट का, इसलिए यहाँ पे 2s लगा देते हैं और यहाँ पे 2p लगा देंगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूँ, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एस में कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह थर्ड ऑर्बिट में हम जाएंगे तो एन होता है, एन बराबर 3 होगा और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3s, क्योंकि एन में s भी होगा, p भी होगा और d तीनों पाया जाता है, तो 3s, 3p और 3d। s में 2, p में 6 और d में 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह दोस्तों n में जाएंगे तो n बराबर 4 हो गया और यहाँ पे s भी पाया जाता है, p भी पाया जाता है, d भी पाया जाता है और f भी पाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 4s, 4p, 4d
4f। 4s का मतलब हुआ ये फोर्थ ऑर्बिट का s सब सेल है। 4p का मतलब हुआ कि ये फोर्थ ऑर्बिट का p सब सेल है, यानी फोर्थ कक्ष का, चौथे कक्ष का क्या है, p उपकक्ष है। d में 10 और f में 14। तो ऐसे हो गया दोस्तों, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है, ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है ये मैं आपको बाद, मतलब एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, N+L रूल से हम निकालते हैं दोस्तों, वो आपको बाद में समझना है। अभी हम कैसे लिख रहे हैं बस ये समझिए। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया, 1s लिख दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, खत्म। अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं हाइड्रोजन के पास, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो जाएगा। आपसे पूछेगा दोस्तों हीलियम का, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। अब इसको आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम का 3 होता है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट पूरी तरह भर गया, तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2s में जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट के एस उपकोष जो है, एस उपकक्ष जो है वो पूरी तरह भरा हुआ है, लेकिन दूसरा ऑर्बिट का एस उपकक्ष जो है भरा नहीं है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का बात करते हैं। बोरॉन, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। अब हम बात करते हैं बेरिलियम का, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे, 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। अब बात करते हैं 2s2, यानी सेकेंड ऑर्बिट का s सब सेल भी पूरी तरह भर गया बेरिलियम, ठीक है। अब बात करते हैं बोरॉन का, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2s के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह दोस्तों C का लिखना है, तो 1s2, 2s2 और 2p, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो सब सेल पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि 2p के बाद 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, नहीं, 2p से इलेक्ट्रॉन तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कि p में 6 इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, कार्बन के बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के फर्स्ट ऑर्बिट के s में 2 चला गया, खत्म हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। अब सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p दोनों होता है मेरे भाई, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और p में 4 गया, 2 2 4 और 4 8, ऑक्सीजन का काम खत्म। नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन, काम खत्म। क्लोरीन में 1s2, 2s2, 2p5, 2 2 4 5 9, अभी भी 2 ऑर्बिट पूरा कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखिए 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ पे जाके दोस्तों नियोन में सेकेंड ऑर्बिट भी हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया। कैसे हो गया,
फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड ऑर्बिट के एस में जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों। सोडियम का 11 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6। दोस्तों यहाँ तक हमारा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा है सोडियम के पास? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा 3s1। अब आगे बात करते हैं एल्युमिनियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 4 10 तो 12, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है। यहाँ पे s कंप्लीटली भर गया 3s, तो 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3p में जाएगा, जो कि 1 होता है। 3p में जाएगा और इसका क्या हो गया? 1 हो गया, 3p1। अब देख लीजिए 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 2 4 6 4 10 तो 12 1 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम है हमारा। यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक सबसेल होता है। ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें दोनों होगा 2s और 2p। थर्ड है, इसमें 3s 3p और 3d होगा। फोर्थ है 4s 4p 4d और 4f। उसी तरह फिफ्थ ऑर्बिट है, तो इसमें ऑर्बिट कितना भी हो, चौथा के बाद 4 ही सबसेल होते हैं। 5s 5d 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाने का सही तरीका क्या है। इलेक्ट्रॉन जाने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों अफबाउ एक साइंटिस्ट थे, अफबाउ। इन्होंने n+l रूल दिया। क्या दिया? n+l रूल दिया। इस n+l रूल से इन्होंने एनर्जी लेवल का पता लगाया। ठीक है, उन्होंने बोला n जो है ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। और l जो है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर, तब पता चलेगा, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो दोस्तों n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया, और l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l का वैल्यू जो है s, p, d और f। s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पता करना है, अफबाउ ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। तो n+l रूल उन्होंने दिया। कौन सा रूल दिया? n+l रूल दिया। n+l रूल दिया, जिसका वैल्यू कम होगा n+l का, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि 2s में जाएगा? तो इसके लिए n+l रूल उन्होंने बताया। तो n का वैल्यू 1s के लिए कितना है? 1s के लिए n+l वैल्यू निकालेंगे, और 2s के लिए अलग n+l वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू 1 हुआ 1s के लिए, और l का वैल्यू 0, क्योंकि s के लिए, p के लिए, d के लिए और f के लिए l का वैल्यू क्या बताया था? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये वैल्यू फिक्स है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो n+l वैल्यू 1s का कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह 2s का n+l वैल्यू 2 + 0 यानी 2 आ गया। तो किसका कम है?
1s का कम है, 1s का एनर्जी 2s से कम है कि नहीं है, तो कम है, तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 1s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनर्जी लेवल का डायग्राम दिया गया है, एनर्जी लेवल का डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जा रहा है, 1s में जा रहा है, 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में जा रहा है, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, 2p के बाद 3s में जा रहा है, 3s के बाद 3p में जा रहा है। लेकिन दोस्तों 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, उसके बाद 3d में जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन 3d में न जाके 4s में क्यों जा रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है 3d में नहीं जा रहा है, 4s में जा रहा है। पहले क्यों, तो n+l वैल्यू निकालो आप। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, s के लिए कितना था, l का वैल्यू 0, p के लिए 1 था, d के लिए 2 था, f के लिए कितना था, 3 था। तो n+l वैल्यू 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4s में n+l वैल्यू कितना हो गया, 4 आ गया। तो n+l वैल्यू किसका कम है, 4s का कम है, यानी 4s का एनर्जी लेवल जो है कम है, किससे, 3d से। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, 4s में जा रहा है, 3d के पहले। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको 30 तक ही देखना है, सिलेबस में 30 तक ही हमें पढ़ना है। हमें 1 से लेकर 30 तक जिंक तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, तो हम इतना ही तक देखेंगे। ठीक है, हमें बाकी इन सब से कोई मतलब नहीं है, इन सब में वही रहेगा n+l, n+l जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। यदि n+l का वैल्यू बाय द वे बराबर हो गया, n+l का वैल्यू बराबर हो गया, जैसे 3p और 3s, एक मिनट दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट है, बता देता हूं आपको। यहाँ पे 3p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा कि 4s में जाएगा, तो दोस्तों n का वैल्यू 3 हो गया, p का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, p के लिए l का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो n+l वैल्यू कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया। और इसका n+l वैल्यू निकालेंगे तो 3 + 0 4 + 0 यानी 4, तो n+l तो दोनों का बराबर आ गया। तो इसका मतलब दोनों का एनर्जी सेम होगा, नहीं, n+l वैल्यू यदि इक्वल आ जाए तो जिसका n का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले जाएगा। तो n का वैल्यू किसका कम है, 3p का कम है, यहाँ n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें पहले जाएगा, जिसका n का वैल्यू कम होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैंडियम की, टिटेनियम की, वनेडियम की। ठीक है, स्कैंडियम का 21 होता है, टिटेनियम का 22 होता है, वनेडियम का 23 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक गया। 2 4 10 12 18 इलेक्ट्रॉन चला गया दोस्तों, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में न जाके 4s में जाएगा, 4s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बच गया, तो अब यहाँ पे d में जाएगा 3d1। समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल क्या है, 3d से कम है। उसी तरह टिटेनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। उसी तरह वैनेडियम का 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट खत्म हो गया, यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट, अब थर्ड ऑर्बिट में जाएगा 3s में, फिर 3p में। अब थर्ड ऑर्बिट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 4s में चला गया। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में जाएगा 3d3, 8 2 10 2 12 6 18 2 20 3 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों क्रोमियम, मैग्नीज,
क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है। दोस्तों यहाँ हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 3d4 आ रहा है। तो दोस्तों हमें एक कंसेप्ट मालूम चलता है हाफ फिल, और एक कंसेप्ट होता है फुल फिल का। ठीक है, हाफ फिल का मतलब होता है जब d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, और फुल फिल का मतलब होता है जब d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोस्तों जब d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बगल वाले s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 5 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, और जब d में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 10 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। बगल वाले s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके कितना कर लेगा, 10, और बगल वाले s से 1 इलेक्ट्रॉन लेके 5 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। तो इसी को हम कहते हैं हाफ फिल। जब 4 से 5 बने d ऑर्बिटल तो इसे हाफ फिल कहेंगे, और जब 9 से 10 बनाता है इसे हम फुल फिल कहते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। 2, 4, 10, 12, 18, 20, 4, 24। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब d ऑर्बिटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और बगल में क्या है, 4s2 है, इसे हम 4s1 कर देंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि किसमें हाफ फिल होता है, तो क्रोमियम में हाफ फिल होता है, और कॉपर एक एटम है, एलिमेंट है जहां पे फुल फिल होता है। फुल फिल का कंसेप्ट कहाँ होता है, कॉपर में लगता है। हाफ फिल का कंसेप्ट कहाँ लगता है, क्रोमियम में लगता है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्रोमियम का मैं कॉपर का आपको करके दिखा देता हूँ। कॉपर का 29 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, फर्स्ट ऑर्बिट खत्म, सेकंड ऑर्बिट खत्म। अब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s2, 3p6, और यहाँ पे क्या आएगा, 4s2, 3d9। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 9 पे स्टेबल नहीं रहता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 10 हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बगल वाला s देता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम जिंक का करेंगे। तो जिंक का 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ पे दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि d का ऑलरेडी क्या है, 10 है। d के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन हो, d के पास जब 9 इलेक्ट्रॉन हो, जब 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 5 बनाएगा, 9 रहेगा तो 10 बनाएगा, 5 बनाएगा तो हाफ फिल, 10 बनाएगा तो फुल फिल। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मेरे तरफ से मैग्नीज का करके हमें दिखा दीजिए। 25 होता है। कैसे करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये हो गया मैग्नीज का। फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, सेकंड ऑर्बिट कंप्लीट है, थर्ड ऑर्बिट में 8 गया है, फोर्थ ऑर्बिट के s में 2 गया है, फिर थर्ड ऑर्बिट के d में 5 गया है। ठीक है, यानी थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट दोनों क्या है, इसका इनकम्प्लीट है। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप किसी भी एटम का, कोई भी एटम हो। ठीक है, तो दोस्तों हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, क्वांटम नंबर के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा, क्वांटम नंबर के बारे में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।